नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को अपनी पार्टी जदयू के मुस्लिम नेताओं के साथ एक बैठक की है। इस बैठक में बिहार के सभी 38 जिलों से आए मुस्लिम नेता शामिल हुए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को भाजपा की बी टीम बताते हुए अपनी पार्टी के मुस्लिम नेताओं को सावधान रहने को कहा है। सीएम आवास पर हुई इस बैठक में उन्होंने कहा कि भाजपा की ये बी टीम वोट काटने के लिए जगह जगह अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। उन्होंने मुस्लिम नेताओं से अपील की है कि वो उनके मंसूबों को कायम ना होने दें। इस बैठक के दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि वो अल्पसंख्यकों के कल्याण और उनके विकास के लिए काम करते रहेंगे। कहा कि जब हम एनडीए के साथ थे तब भी अल्पसंख्यकों के लिए बगैर किसी दबाव के काम किया है। दिल्ली शराब घोटाले केस में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह इन दिनों ईडी की रिमांड में हैं। वो 10 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड में रहेंगे। इस बीच शनिवार को संजय सिंह ने ईडी द्वारा उन्हें पुलिस लॉकअप में ट्रांसफर करने की कोशिश के खिलाफ राउस एवेन्यू कोर्ट में एक आवेदन दायर किया है। अपने वकील के माध्यम से दायर इस आवेदन में संजय सिंह ने आशंका जताई है कि सीसीटीवी कैमरे की नज़र से दूर ले जाकर उन्हें यातना दी जा सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने कथित तौर पर आप सांसद संजय सिंह को उस सेल में कीटनाशक के छिड़काव का हवाला देते हुए अपने मुख्यालय के परिसर से तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर करने की कोशिश की है, जहां उन्हें रखा गया था। संजय सिंह ने राउस एवेन्यू कोर्ट में दायर अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि ईडी उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन लॉकअप में स्थानांतरित करने के लिए काल्पनिक आधार बना रहा है, जहां उन्हें सीसीटीवी कैमरे की नज़र से दूर यातना दी जा सकती है। पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की तीस्ता नदी में बुधवार तड़के अचानक आई बाढ़ में भारतीय सेना के 8 जवानों समेत अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के 8 जवानों की मौत का जिक्र करते हुए बाढ़ में मारे गए लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया है। इजरायल पर हमास के हमले के बाद इजरायल ने गजा पट्टी पर हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे युद्ध बता दिया है। इजरायल ने कहा है ये हमारा पहला हमला है। नेतन्याहू ने कहा कि हमास को उसकी कीमत चुकानी होगी। उसे अंदाजा नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है। वहीं इस बीच मिली जानकारी के मुताबिक दोनों ही तरफ मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। अब तक 200 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीन ने कहा है कि गजा में कम से कम 198 लोग मारे गए हैं। इजरायल की इमरजेंसी सर्विस ने कहा है कि फलस्तीनी चरमपंथी ग्रुप हमास के रॉकेट हमले में मरने वालों की संख्या 70 हो गई है और सैकड़ों लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। इस बीच इस्राएली अधिकारियों ने इस्राएली डिफेंस फोर्सेस के मेजर जनरल के अपहरण की खबर का खंडन किया है। वहीं हमास ने दावा किया है कि उनके पास 53 युद्धबंदी यानी बंधक हैं। IDF ने इस बात की पुष्टि की है कि उसके कुछ सैनिक और नागरिक चरमपंथियों के कब्जे में हैं। हालांकि सेना ने संख्या नहीं बताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायल के साथ खड़े होने और उसे पूरा समर्थन देने की बात कही है। इजरायली प्रधानमंत्री के आधिकारिक एक्स हैंडल पर दी गई जानकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि इजरायल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। इजरायल पर हमास के हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ ही साथ मध्य पूर्व के देशों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। BBC की रिपोर्ट के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब अर्दोआन ने दोनों ही पक्षों इजरायल और फलस्तीन को सावधानी से काम लेने की अपील की है। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर इजरायल फलस्तीन के बीच जारी टकराव को रोकने की अपील की है। ओमान ने भी दोनों पक्षों को नागरिकों की सुरक्षा के महत्व पर जोर देते हुए अत्यधिक संयम बरतने की अपील की है। मिस्र ने इजरायल फलस्तीन के बीच जारी तनाव के गंभीर परिणामों को लेकर चिंता जताई है। वहीं कतर के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि मौजूदा हिंसा के लिए इजरायल खुद जिम्मेदार है। इजरायल पर हमले के बाद पीएम मोदी ने इजरायल के साथ खड़े होने की बात की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इजरायल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम इस कठिन समय में इजरायल के साथ एकजुटता से खड़े हुए हैं। इजरायल पर फलस्तीन के हमले के बाद दुनिया भर से नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा, मैं हमले के पीड़ितों, उनके परिवारों और प्रियजनों के साथ खड़ा हूं और उनको अपना पूरा समर्थन देता हूं।
जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा कि मासूम नागरिकों के खिलाफ हिंसा और रॉकेट हमलों को तुरंत रोका जाना चाहिए। यूरोपीय कमीशन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लियन ने इस मामले को आतंकवाद का सबसे घिनौना रूप बताया है। रूस के उप विदेश मंत्री ने कहा, ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम हमेशा संयम बरतने की अपील करते हैं। इजरायल पर हमास के हमले के बाद अमेरिकी दूतावास की तरफ से कहा गया है कि हमें पता है कि इन घटनाओं की वजह से लोग हताहत हुए हैं। दूतावास की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिकी नागरिकों को अपनी सुरक्षा बढ़ाने और सुरक्षा के प्रति सचेत होने की सलाह दी जाती है। ऐसी सुरक्षा संबंधी घटनाएं जिनमें मोर्टार और रॉकेट भी दागे जाते हैं, आमतौर पर बिना चेतावनी के होते हैं। इजरायल में अमेरिकी दूतावास की तरफ से कहा गया है कि उसके कर्मचारी फिलहाल दूतावास में सुरक्षित हैं। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ट्वीट कर कहा है कि मैं आज सुबह इजरायली नागरिकों के खिलाफ हमास आतंकवादियों के हमलों से स्तब्ध हूं। इजरायल को अपनी रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। हम इजरायली अधिकारियों के संपर्क में हैं और इजरायल में ब्रिटिश नागरिकों को यात्रा सलाह का पालन करना चाहिए। इजरायल पर हमले के बाद ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के सलाहकार ने इजरायल में फलस्तीनी लड़ाकों के हमले का समर्थन किया है। ISNA न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक रहीम सफवी ने कहा कि हम फलस्तीनी लड़ाकों को मुबारकबाद देते हैं। वो बोले, यरूशलेम और फलस्तीन की आज़ादी मिलने तक हम फलस्तीनी लड़ाकों के साथ हैं। इजरायल पर फलस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास ने रॉकेट लॉन्चरों से हमला कर दिया। बता दें, हमास सबसे बड़ा फलस्तीनी उग्रवादी इस्लामी समूह है और क्षेत्र के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। वर्तमान में यह गजा पट्टी में 2 मिलियन से अधिक फलस्तीनियों पर शासन करता है। हालांकि संगठन को इजरायल के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध के लिए भी जाना जाता है। वहीं कुछ मामलों में इसकी सैन्य शाखा को इजरायल, अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों द्वारा एक आतंकवादी समूह नामित किया गया है। फलस्तीन के चरमपंथी हमास का इतिहास साल 1980 से शुरू होता है। साल 1987 ने इजरायल के खिलाफ पहले इंतिफादा की घोषणा की थी। इंतिफादा का मतलब आमतौर पर बगावत या विद्रोह माना जाता है। 1988 में हमास ने पुष्टि की थी कि इसकी स्थापना फिलिस्तीन को मुक्त कराने के लिए हुई थी। इसके सशस्त्र विभाग का गठन 1992 में हुआ था। साल 1993 से लेकर साल 2005 तक हमास ने इजरायल पर कई आत्मघाती हमले किए थे। इजरायल के इलाकों पर शनिवार को गजा पट्टी से रॉकेट हमला किया गया है। इजरायल की इमरजेंसी सर्विस ने कहा है कि इस हमले में कम से कम 22 इजरायली नागरिकों की मौत हुई है और 545 लोग घायल हुए हैं। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा, यह युद्ध है और ये युद्ध हम जीतेंगे। हमारे दुश्मनों को इसकी ऐसी कीमत चुकानी होगी जिसके बारे में उनको पता भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इसी वक्त मैंने रिजर्व आर्मी को भी बड़े पैमाने पर उतारने के निर्देश दिए हैं ताकि ऐसी ताकत से जवाबी कार्रवाई की जाए जिसका दुश्मन को कभी अंदाजा न रहा हो। इजरायल पर हुए हमले के बाद इजरायल में भारतीय एम्बेसी ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि इजरायल के मौजूदा हालात को देखते हुए इजरायल में रह रहे भारतीयों से गुजारिश है कि वो सतर्क रहें और स्थानीय प्रशासन की ओर से दिए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन करें। वहीं इजरायल की सेना का कहना है कि उसने गजा पट्टी पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं और चेतावनी दी है कि हमास को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस के पास कल तक कोई कद्दावर मुस्लिम नेता नहीं था, लेकिन शनिवार 7 अक्टूबर को उसकी कमी इमरान मसूद ने पार्टी में वापसी करके पूरी कर दी है। सहारनपुर और आसपास के जिलों में एक जुमला मशहूर है कि इमरान मसूद हवा का रुख भांपकर किसी भी पार्टी का दामन थामते हैं। कांग्रेस से जब वो सपा की तरफ गए तो यही हुआ था, फिर वो बसपा में आ गए। बसपा प्रमुख मायावती ने तो उन्हें यूपी के कई जिलों की जिम्मेदारी सौंपते हुए यूपी का मुस्लिम नेता घोषित कर दिया था, लेकिन उन्हीं मायावती ने अभी हाल ही में इमरान मसूद को पार्टी से निकाल दिया था। वजह ये थी कि इमरान लगातार राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन इमरान मसूद की कांग्रेस में वापसी को इस बात का संकेत माना जा रहा है कि यूपी में मुसलमानों का झुकाव कांग्रेस की तरफ धीरे धीरे हो रहा है। इमरान मसूद ने हवा का यही रुख भांपते हुए पार्टी में वापसी की है, क्योंकि उनके पास सपा का विकल्प था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को चुना। यूएपीए को लागू करते हुए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एफआईआर में कहा गया है कि न्यूज क्लिक ने भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने की साजिश रची और किसानों के विरोध को लंबा खींचकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और नष्ट करने की साजिश रची। इसके अलावा जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को भारत के हिस्से नहीं के रूप में दिखाने का प्रयास,
कोविड के खिलाफ भारत सरकार की लड़ाई को बदनाम करना, किसानों के आंदोलन की फाइनेंसिंग और Xiaomi और Vivo जैसी चीनी टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ कानूनी मामलों का जोरदार बचाव करना शामिल है। ये दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा न्यूज क्लिक के संस्थापक संपादक प्रबीर प्रोकास्ट के खिलाफ अपनी FIR में विस्तृत आरोपों में से एक हैं। प्रोकास्ट के अलावा FIR अधिकार कार्यकर्ता गौतम नौलखा, जो एल्गर परिषद माओवादी लिंक मामले में घर में नजरबंद हैं, और अमेरिका स्थित व्यवसायी नेविल रॉय सिंघम के खिलाफ भी है। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ और सड़क संपर्क कट जाने के कारण मंगन जिले के लाचेन और लाचुंग में 3000 से अधिक पर्यटक फंस गए हैं और सभी सुरक्षित हैं। अधिकारियों ने शनिवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना ने Mi-17 हेलीकॉप्टर के जरिए बचाव और राहत अभियान चलाने के कई प्रयास किए, लेकिन खराब मौसम, निचले इलाकों में बादल छाए रहने और लाचेन तथा लांचुंग में कम दृश्यता की स्थिति के कारण बागडोगरा के साथ साथ चाटेन से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सके। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम के शानदार प्रदर्शन पर टिप्पणी की। रोहित शर्मा ने कहा, अच्छा लगा, गोल्ड मिला, हम तो कभी ला नहीं सके, हमारी दूसरी टीम ने करके दिखाया। अच्छा लगा, महिला टीम गोल्ड लाई। भारत ने फाइनल मुकाबले में शनिवार को गोल्ड मेडल जीता है। अफगानिस्तान के खिलाफ खेला गया फाइनल मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। रैंकिंग और प्रदर्शन अच्छा होने के चलते भारत को विजेता घोषित किया गया। एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी गोल्ड जीता था। भारतीय दल से जैसी उम्मीद थी, उसने शनिवार को चीन के ग्वांगझू में हो रहे एशियन खेलों में आधिकारिक तौर पर 100 पदक पाने का आंकड़ा छू लिया है। इसका अंदाजा शुक्रवार को ही हो गया था, जब भारत 95 पदकों पर जा चुका था। कंपाउंड तीरंदाजी में 3, कबड्डी में 2, बैडमिंटन में 1 और पुरुष क्रिकेट में 1 पदक पहले से ही पक्के थे। शनिवार 7 अक्टूबर को, जो हांगझू में भारतीय एथलीटों के इवेंट का अंतिम दिन है, भारत ने तीरंदाजी में 4 और पदक जोड़े, जबकि फाइनल में महिला कबड्डी टीम के गोल्ड ने आधिकारिक तौर पर भारत को 100 पदक के आंकड़े तक पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एशियन गेम्स में 100 मेडल जीतने पर भारतीय दल को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, एशियाई खेलों में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। उन्होंने लिखा, भारत के लोग रोमांचित हैं कि हमें 100 पदकों की उल्लेखनीय उपलब्धि को हासिल कर लिया है। मैं अपने एथलीटों को बधाई देता हूं, जिनके प्रयासों से भारत इस मील के पत्थर को पार कर सका है। हमारे एथलीटों के हर प्रदर्शन ने इतिहास बनाया है और हमारे सीनों को गर्व से चौड़ा कर दिया है। मैं 10 अक्टूबर को हमारे एशियाई दल की मेजबानी करने और एथलीटों के साथ वार्ता करने के लिए तैयार हूं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।